नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में संसद को भंग कर देंगे? क्या इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं होंगे? क्या देश का चुनावी पैटर्न बदलने वाला है? क्या आप एक साथ एक ही वक्त में सांसद और विधायक भी चुनेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन ये वाली चर्चा जोर पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री खुलकर बोल रहे हैं। एक चुनाव से पब्लिक का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, यह संभव है भी या नहीं। सिग्नेचर स्टोरी में एक देश एक चुनाव की कहानी, पूर्व चुनाव अधिकारियों की जुबानी। आसमान से आगे जहां और भी है। मिशन चांद के बाद अब सूरज का सामना करने के लिए हमारा इसरो तैयार है। सूर्ययान आदित्य कुछ घंटों बाद अंतरिक्ष की खिड़की से सूरज को झांकेगा। सोशल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की सूरज वाली उड़ान। 2 सितंबर को यानी कल एक और धमाका होगा क्रिकेट के मैदान से। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। दोनों टीमें तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, माहौल भी बन चुका है। आप भी तैयारी कर लीजिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्रिकेट के महामुकाबले का रोमांच। 37 साल बाद हिंदुस्तान को नया ग्रैंड मास्टर मिल गया है। विश्वनाथन आनंद को किसने पछाड़ा? बी पॉजिटिव में शतरंज का नया सितारा अपने ही देश से है। बिना एजेंडा बताए संसद का सत्र अचानक बुला लेना कई कयास खड़े कर रहा है। कई कयास लगने शुरू हो गए हैं, कुछ अफवाहों की शक्ल में, कुछ सवालों की शक्ल में। जैसे ये कि वन नेशन वन इलेक्शन का विकल्प लागू किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं और इससे पहले 5 राज्यों के जो है उनकी चुनावों की तैयारियां भी हो भी चुकी हैं। क्या आम चुनावों की तारीख को आगे करने की मंशा है? जितना सस्पेंस है उतने ही सवाल हैं। सरकार की तरफ से साफ बयानी कोई नहीं है, मतलब स्पष्ट चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये सारा जो खेल चल रहा है, ये माजरा है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन ये एकमात्र शगुफा है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने छोड़ा है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? इस वक्त कई मुद्दों पर जबरदस्त चर्चा है। घर, मोहल्लों, कस्बों और शहरों में खुलकर बात हो रही है। फोकस सितंबर में होने वाली सियासत के सबसे बड़े इवेंट पर है। सवाल कई हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र अचानक क्यों बुलाया? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अचानक पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी क्यों बना दी? क्या मोदी सरकार वक्त से पहले लोकसभा चुनाव कराने वाली है? क्या 5 दिनों के सेशन में से यूसीसी, महिला आरक्षण, जम्मू कश्मीर को राज्य घोषित करने जैसे बड़े फैसले हो सकते हैं? मुद्दों का बाजार गर्म है, लेकिन हवा इसे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के बयानों से मिली। इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और कांग्रेस को बताना चाहिए, क्या 47 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन कई चुनाव तक रहा? वो संविधान को बंधक रखा था। तो ये जो लोग कुतर्क दे रहे हैं वो विकास विरोधी है। अभी तक स्पेशल सेशन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा हावी है। हालांकि दिल्ली में जिस वक्त विशेष सत्र को लेकर मंथन हो रहा था, उसी दौरान मुंबई में विपक्षी दलों का दम दिखा। मुंबई में मोदी के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया नजर आया।
एक साथ एक मंच पर 28 दलों के लीडर्स थे। मिशन 2024 में मोदी सरकार को बेदखल करना है, बात वन नेशन वन इलेक्शन पर भी की। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा। आज आप वन नेशन की कमेटी बना रहे हैं, जो 3 कमेटीज ऑलरेडी अपना रिपोर्ट दे चुकी हैं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 10 से 15 हज़ार करोड़ तो सिर्फ ईवीएम मशीन्स और वीवीपैट मशीन्स लाने में लगेंगी, सिक्योरिटी स्टाफ इतना नहीं है। इलेक्शन राज्यों में जो होते हैं, देश की जनता और वहाँ की जनता उनको चुनकर भेजती है। आप ये नहीं निर्णय ले सकते हैं कि कब इस पर रिजॉल्व हो सकती हैं, कब इस पर चुनाव होंगे, कब नहीं चुनाव। जो इंडिया वाले अलायंस में नहीं, उन्होंने भी आपत्ति जताई। ये बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। मोदी सरकार स्पेशल सेशन में 10 बिल ला सकती है, ऐसी चर्चा है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को हवा दी जा रही है। मगर ये है क्या? इसका मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे, चरणबद्ध तरीके से एक साथ वोटिंग हो। 1952, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा ही हुआ था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। मुद्दा कोई भी हो, सियासत लाजमी है। राजनीति से बाहर निकले तो देश के एक साथ चुनाव कराना कितना संभव है या असंभव है, सवाल तो ये आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि हो भी सकता है नहीं। मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसलिए जवाब ढूंढने जरूरी है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि मौजूदा संविधान के मुताबिक एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। यह साफ साफ लिखा गया था, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें। अगला क्या कहा गया था, इसमें क्या करना होगा, अगर एक साथ चुनाव कराने तो क्या क्या करना पड़ेगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में संशोधन करना पड़ेगा। 50% राज्य संविधान संशोधन को मंजूरी दें, ये तभी संभव है, ये तभी मुमकिन है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 356 में बदलाव करने होंगे, संशोधन करना होगा। संसद में 2/3 बहुमत से ही यह संभव है। मोटा मोटी देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए 16 राज्यों का समर्थन जरूरी है। यहां एक खास बात है, मौजूदा समय में देश में 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 1951 और 52 से लेके 1966 तक लगातार हमारे यहाँ चुनाव होते थे, वो असेंबली और पार्लियामेंट के एक साथ चुनाव हुआ करते थे। एक जगह एक बैलेट बक्सा रखा जाता था, एक कमरे के अंदर, दूसरा दूसरी तरफ रखा जाता था। एक तरफ लोग संसद को चुनते थे और एक अपने विधायक को चुना करते थे। कि मोदी जी जो इस वक्त आए और उन्होंने आके 14 से ही इस बात को सोचा और 19 तक की बात की कि हमें जो है देश के अंदर एक देश एक चुनाव कराने चाहिए। मैं समझता हूँ ये उसी की पहल है। 356 से हम उनको कर सकते हैं, दोबारा चुनाव करा सकते हैं स्टेट में, या लागू कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। इस 358 के तहत पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है। लेकिन अगर ये जो एक उसके लिए है, इसके लिए कानून बनाने के लिए अगर पार्लियामेंट में पास किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। बिना उसके जुडिशरी के हो नहीं पाएगा, यहाँ पार्लियामेंट पास होने के बाद। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए अगर संसद के विशेष सत्र में देश में एक साथ चुनाव का रास्ता साफ हो भी जाता है तो देश का कितना पैसा बचेगा। बड़ा सवाल तो ये होता ना कि एक इलेक्शन करा देंगे तो कितना पैसा बचेगा, और बचेगा भी या नहीं, आपका क्या फायदा होगा, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। अब जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए आप। देश में अलग अलग चुनाव कराने पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अगर एक साथ चुनाव हो तो खर्चा 4,500 करोड़ होगा। ये देखिए, अब बड़ी पिक्चर देख लीजिए क्या है। अलग अलग चुनाव कराते हैं 10,000 होता है, एक साथ चुनाव कराते हैं 4,500 करोड़ रुपए होगा, बचत 5,500 करोड़ की होगी। लेकिन ये 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक है।
यानी ये तो एक 2018 की रिपोर्ट थी। बात अगर अब एक साथ चुनाव कराने की कर लें तो किसके फायदे की बात है या किसके नुकसान की बात है, यह भी जानना जरूरी है। अगर अब एक साथ चुनाव कराने का फैसला होता है तो कितने पैसे बचे, क्या देश को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी एक बड़ी बात है। साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया ये होगी कि मुझे जो है लगता है, जैसा कि चुनाव आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है, उसमें नहीं लगता कि कम से कम 5 साल उनको चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ईवीएम इतनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस तरह से भी एक धारणा बन चुकी थी कि भाई हम पार्लियामेंट के एक साथ कराते हैं, स्टेट्स के अलग कराते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आज की डेट में चुनाव कराने की चुनाव आयोग सोचता भी है तो मैं समझता हूँ उसको एक पूरा 5 साल 6 साल और चाहिए होंगे, तब पूरी हमारी सेटअप बनेगा। लंबी प्रक्रिया है, मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम संभव होगा जल्दी, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर इसकी प्रक्रिया लागू की जाती है तो मैं समझता हूँ कभी ना कभी संभव होगा और एक अच्छा देश के लिए आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। देखिए, इस पर कोई अध्ययन तो हुआ नहीं, एम्पिरिकल स्टडी कोई नहीं हुई कि कितना फ़ायदा होगा, लेकिन सब्जेक्टिव इम्प्रेशन ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि राजनेताओं का और प्रशासन का 5 साल बिल्कुल फोकस जनता के मुद्दों पर रहेगा, जनता के विकास पर रहेगा, कोई चुनाव का प्रॉब्लम नहीं। 5 साल बाद ही इलेक्शन आना है, तो वो शायद हमारे प्रजातंत्र के लिए लाभकारी होगा। आचार संहिता बार बार लगना, बार बार प्रशासन और राजनेताओं का चुनाव अभियान में जुड़ जाना, इससे क्या होता, भटक जाते हैं वो लोग, तो उससे नुकसान होता है। अच्छा, ये मुद्दा ऐसा है ना, जितनी बातें सोचते हैं उतने ही सवाल मन में आते हैं। अब कुछ और सवाल हैं। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो फिर यूपी, राजस्थान, बंगाल जैसे बड़े राज्यों में सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कैसे होगा? क्योंकि एक साथ चुनाव तो दूर की बात, यहाँ तो अगर एक राज्य में चुनाव होते हैं तो भी 5-7 चरणों में करवाए जाते हैं। हम देखते ही हैं कि यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, कर्नाटका में चुनाव है, 5-7 चरणों में होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स चुनाव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कितनी सिक्योरिटी लगती है? ऐसे चुनाव को कितने आदमी लगाने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए? हमने इसका आंकड़ा भी जुटाया। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेस के 3 लाख जवानों को इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया था। जाहिर है, देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने से जो वीवीपैट्स होती हैं, जो मशीन है जिसमें एकदम आ जाता है रिजल्ट कि आपका वोट पड़ा है नहीं, और ईवीएम मशीन्स जो होती हैं उनकी स्टोरेज का खर्चा भी बढ़ जाएगा। ये दोनों खर्चे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाती, उससे पहले ही गिर जाती है। ऐसे में अगर किसी राज्य में किसी भी वजह से सरकार साल या 6 महीने में गिर जाती है तो वहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या होगा? पैरामिलिट्री फोर्सेस सीपीएमएफ, जो सभी प्रदेश के लोग मांगते हैं कि साहब हमारे चुनाव में आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगाओ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, तो वो चाहिए होंगे। इतना आप कर दो तो हम करा सकते हैं। गिरने की नौबत ही ना आए तो नो कॉन्फिडेंस के बजाय कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस वोट की व्यवस्था कर दीजिए, है ना। दूसरा, अगर इस तरह से कोई विद्रोह होता है और पार्टियों से इधर उधर लोग होते हैं तो उसमें आप या तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की व्यवस्था कर दीजिए कि भाई जिसके जितने एमएलए उसके अनुसार पावर में शेयर होगा, या तो वो हो जाए, या फिर अगर मान लीजिए उस विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा सा ही बचा है, साल 6 महीने ही बचा है, तो आप कर दीजिए कि उसमें गवर्नर रूल हो जाए या प्रेसिडेंट रूल हो जाए, उससे अवधि निकल जाए। लेकिन अगर उसका 4 साल 3 साल बचा हुआ है तो उसके लिए लिमिटेड टाइम का इलेक्शन करा दीजिए कि भाई 3 साल बचा है, अब ये जो इलेक्शन हो रहा है ये सिर्फ 3 साल के लिए हो रहा है, ताकि अगला इलेक्शन लोकसभा के साथ ही होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स फेडरल है, एक साथ अगर आपने इलेक्शन कर दिए और एक स्टेट गवर्नमेंट टूट गई किसी वजह से या लोकसभा किसी वजह से गिर गई, तो क्या सारे के सारे 29 इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे, या बगैर इलेक्शन के 4-4 साल तक सरकार प्रेसिडेंट रूल में ये जो भी बताया जाएगा वो होती रहेगी? तो इतना आसान नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म निर्धारित है हर हाउस की, ना उसमें एक दिन बढ़ाया जा सकता है, एक दिन नहीं बढ़ाया जा सकता।
और उसमें 6 महीने तक इलेक्शन कमीशन को है कि उससे पहले इलेक्शन करा दे, लेकिन उससे ज़्यादा तो आप 5 साल के लिए कोई विधानसभा चुनी गई और आप उसको कहें जी 3 साल बाद घर चले जाओ, कौन सी स्टेट और कौन सी पार्टी इसको मान लेगी? तो इसीलिए इस पर लीगल जो बहस होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बहस और जुडिशल, ये आसान काम नहीं है। सवालों पर बहस होने लगी है। एसवाई कुरैशी साहब पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। हमने एक चुनाव से फायदे और नुकसान की वजह और जवाब जानने के लिए उनसे एक और सवाल पूछा। हमारे रिपोर्टर उनके पास गए, उन्होंने इस मसले पर क्या कहा, एक बारी वो भी सुनिएगा, फायदे और नुकसान की बात। पिछले इलेक्शन में एक एस्टिमेट किया गया था कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, 60,000 करोड़। तो लेकिन ये पैसा कहाँ गया? गरीबों में ही तो गया। कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई वर्कर है, डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं। एक पॉलिटिशियन का पैसा गरीब आदमी को चला गया तो उसमें तो कोई बुराई नहीं। फिर एक बीजेडी के एमपी हैं मेहताब साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जनता से पूछो जनता क्या चाहती है। जनता को तो बार बार इलेक्शन होना अच्छा लगता है, क्योंकि जनता की तो इम्पोर्टेंस ही इलेक्शन है। वरना कितनी बार हुआ है कि एमपी एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद अपने इलाके में पलटा ही नहीं, पोस्टर लगा देते हैं लोग के गुमशुदा की तलाश, एमपी साहब गुमशुदा हैं, वांटेड हैं, 5-4 साल से दिखे नहीं। तो वो आदमियों के बार बार इलेक्शन होता है तो बार बार वो घर के दरवाजे पे तो आते हैं, ये भी फ़ायदा है। तीसरा, ये जो पैसा है वो गरीबों में जाता है। एक मैंने एक मुहावरा सुना था, एक स्लोगन सुना था एक लड़की से छत्तीसगढ़ की, कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। अब वो पुलाव अगर आप छीनना चाहते हैं तो ये भी सोचने की बात है। तो लेकिन इसका जो मैं एक समाधान बताता रहा हूँ, दूसरा ये था कि काम ठप हो जाते हैं। काम ठप इतना नहीं है जितना बताया जाता है, क्योंकि मॉडल कोड में सिर्फ नई स्कीमों पे पाबंदी है कि आप नई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, पुराना हर काम चलता रहेगा। सबकी अपनी राय है, अपने बयान हैं, अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात समझ आती है कि अगर एक साथ चुनाव वाला सिस्टम फॉलो होने लगेगा तो उससे जनता को सहूलियत मिल सकती है। उन्हें बार बार वोट देने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा, बार बार पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं करना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि शुरुआत में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है वोटर को, लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर, उनकी मशीनों को लेकर, जागरूक करने को लेकर, ये तमाम काम करने पड़ेंगे, जानकारी देनी होगी जो वोटर हैं उनको। लेकिन ये सब तब होगा जब सरकार इसे लेकर कोई ठोस फैसला लेगी, कंक्रीट प्लान बनाएगी। अभी चर्चा गर्म है, लेकिन फैसला होगा या नहीं ये तो प्रधानमंत्री को तय करना है। पर वोटर के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, अगर कोई भी नया सिस्टम लॉन्च करना है तो उसके लिए एक रणनीति बनानी होगी और बहुत सारे संशोधन करने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से बढ़ते हैं आगे हिंदुस्तान के नए विजन की तरफ। 10 दिन पहले ही भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवा दिया था। चंद्रयान याद होगा, उसकी बात कर रहा हूं। तब भारत चांद से साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। हमारा मिशन चंद्रयान अब भी जारी है, लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के 50 दिनों के बाद ही इसरो का एक और बड़ा मिशन तैयार हो गया है, जिसका नाम है आदित्य L1। ये मिशन सूरज से जुड़ा है, जो कुछ ही घंटों बाद सफर शुरू करने वाला है। वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है और एक कामयाबी दूसरी का रास्ता खोलती है। इसरो का चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पीछे बहुत सारे प्रयास हैं। वैज्ञानिक इनोवेशन है और साथ में कम कीमत पर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना दुनिया में और कहीं मुमकिन नहीं है। भारत अब अगली चुनौती के लिए तैयार है, यानी अंतरिक्ष में भारत का नया मिशन आदित्य L1। चंद घंटे बाद ही अंतरिक्ष में इसकी रवानगी होने वाली है। इसरो का मिशन आदित्य L1 एक और अनूठी पहल है। आप जो भी सोचते होंगे कि सूरज जैसे अग्निपुंज के करीब जाकर हम करना क्या चाहते हैं और हम जा क्यों रहे हैं। ये देश का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है
आदित्य L1 मिशन का काम होगा सूर्य के ऊपर वायुमंडल का अध्ययन। इससे सूरज की बाहरी परत की जानकारियां जुटाई जाएंगी। आदित्य L1 एक सैटेलाइट है जिसे 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में ये स्थापित किया जाएगा। सैटेलाइट को L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित करना है। बिना ग्रेविटी वाले क्षेत्र को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। इसी L1 पॉइंट पर आदित्य L1 सूर्य के चक्कर लगाएगा, क्योंकि L1 पॉइंट से सैटेलाइट पर सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां इस उपग्रह को स्थापित किया जाएगा वह गुरुत्वाकर्षण के बाहर का क्षेत्र होगा। वहां से न सूरज अपनी तरफ खींचेगा और न पृथ्वी। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 एक खिड़की की तरह सूरज के रहस्य खोलेगा और उसी खिड़की से सूरज की जानकारियां हम तक पहुंचाएगा। आदित्य L1 के द्वारा इसरो के वैज्ञानिक सूर्य के बाहरी आवरण के साथ साथ सूर्य के अंदर होने वाले उन तमाम हलचलों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि सूरज से निकलने वाले तमाम पराबैंगनी किरणों का सूरज के आसपास के तमाम ग्रहों, जिसमें धरती भी शामिल है, उसके मौसम पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। शनिवार की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो सबसे पहले सोलर मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसकी हर अपडेट और तस्वीर आप तक एबीपी न्यूज पहुंचाएगा। लॉन्चिंग से लेकर ऑर्बिट इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया के 3 चरण होंगे। पहला फेज है PSLV रॉकेट की लॉन्चिंग। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV से सैटेलाइट लॉन्च होगी। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। दूसरा फेज होगा पृथ्वी के चारों ओर आदित्य L1 की ऑर्बिट को सिलसिलेवार बढ़ाना और सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालना। तीसरा फेज होगा सूर्ययान को पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकालना। इसके बाद आखिरी पड़ाव यानी L1 में सैटेलाइट स्थापित की जाएगी। Take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun. शनिवार को भारत मिशन सूर्य का आगाज करने वाला है, लेकिन सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश पहले से चल रही है और हर स्पेस मिशन की तरह सोलर मिशन के लिए भी दुनिया के तमाम देशों में होड़ लगी हुई है। अमेरिका इस मामले में सबसे आगे है। 6 दशक पहले उसने 3 मार्च 1959 को पायनियर 3 लॉन्च किया था। पायनियर ने सूर्य के चक्कर तो लगाए, लेकिन ये मिशन नाकाम रहा। अमेरिका ने 1 साल बाद नया मिशन लॉन्च किया। 11 मार्च 1960 को पायनियर 5 मिशन भेजा। वो अब भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, लेकिन नॉन फंक्शनल हो चुका है। इतने साल जो हो गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी सोलर मिशन शुरू किया। नाम था यूलिसिस। अक्टूबर 90 में ये मिशन यूलिसिस शुरू किया। इस मिशन को लॉन्च किया गया, लेकिन मकसद क्या था? सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना। जापान कहाँ पीछे रहने वाला था? जापान तो सबसे तेज भागने की कोशिश करता है। जापानी स्पेस एजेंसी जाजा ने अपना सोलर मिशन लॉन्च किया। 1981 में पहला सोलर सैटेलाइट हिनोटोरी लॉन्च किया। ये जापान का था। चीन जापान आया तो चीन कैसे पीछे रह जाएगा? चीन की स्पेस एजेंसी CAS जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं, उसने 8 अक्टूबर 2022 को अपना मिशन लॉन्च किया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। और चीन को उसके इस सोलर मिशन में कामयाबी भी मिली। एक सोलर मिशन जर्मन अमेरिकन था, नाम था हीलियोस 1। 10 नवंबर 1974 को मिशन लॉन्च हुआ। जर्मनी अमेरिका ने मिलकर सूर्य पर रिसर्च करने के लिए यह मिशन शुरू किया था। कई और देश भी हैं जो स्पेस साइंस में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानते हैं कि जो पहल करेगा वही आगे की राह बनाएगा, और भारत की सधे कदमों के साथ स्पेस में आगे जाने की जो ये शुरुआत हुई है, उसमें दिख रहा है कि भारत आगे निकल रहा है। क्योंकि चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कोई जल्दी नहीं कर पाएगा, लेकिन कामयाबी की उम्मीद हमेशा रहती है। अच्छा, अब चलिए ये स्पेस की बात हो गई। इससे पहले हमने चुनाव की बात कर ली।
अब खेल की दुनिया की तरफ चलते हैं। खेल प्रेमियों के लिए कल वक्त थम जाएगा। श्रीलंका में खेल की कौन सी जंग होने वाली है मालूम है? बताते हैं। इस जंग का विजेता कौन होगा अभी ये पता नहीं है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद पूरी खबर लेकर मैं आऊँगा कि भारत और पाकिस्तान की कितने वक्त बाद कहाँ शानदार टक्कर होने वाली है। मुझे भी कल का इंतज़ार है, आप भी कर रहे होंगे। उधर श्रीलंका में तैयारी चल रही है, लेकिन इधर दिल्ली में भी तैयारी चल रही है। दिल्ली में किस चीज़ की तैयारी चल रही है? क्योंकि अगले हफ्ते राजधानी में G20 देशों की बैठक होने वाली है। वक्त बहुत कम रह गया है। दिल्ली में तैयारियों को फटाफट फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि मेहमान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ होंगे। लेकिन दिल्ली के चांदनी चौक में एक अलग ही तैयारी चल रही है। विदेशी मेहमानों के आने की उम्मीद है, इसलिए चांदनी चौक के व्यापारी और दुकानदार अपना सामान या शॉपिंग करने वाले के लिए जो है वो ग्लोबल तरीका तैयार कर रहे हैं। अब कहेंगे आप ग्लोबल तरीका क्या है? दुकान पर जब विदेशी मेहमान आएंगे तो उन्हें इस बार चांदनी चौक वाले नए अंदाज में अपनी रेसिपी समझाएंगे। पूरी खबर मैं नहीं बता रहा, आप ये देखिए जो हमने बड़ा शानदार पैकेज बनाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा आपको भी। राजधानी दिल्ली के जितने बाजार हैं वो भी G20 की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आप जरा यहाँ तस्वीरें देखें तो आपको नजर आएगा ये दिल्ली का सबसे मशहूर चांदनी चौक इलाका है और यहाँ पर CTI द्वारा यानी कि चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री व्यापारी संगठन द्वारा इस तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे मुगल कालीन बाजार है, यहाँ की 300, 400 साल पुरानी दुकान है। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, यहाँ का फोक बहुत फेमस है। हम चाहते हैं कि विदेशी मेहमान जरूर दौरा करें और इसीलिए CTI ने ये अभियान चलाया 500 से ज्यादा प्रमुख जगहों पे इस तरह के हमने स्टिकर पोस्टर लगाए हैं। मौका बड़ा होगा, मेहमान विदेशी होंगे, ऐसे में फिरंगी जुबान दुकानदार की राह में आड़े ना आए, इसकी भी तैयारी हो रही है। पुरानी दिल्ली के दुकानदारों की जुबान ठेठ है और अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन ये जुबान हिंदी के आड़े ना आए, इसके लिए चांदनी चौक के दुकानदार खुद अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये हमारे ये मैनेजर है मिस्टर राकेश, तो मैं इनको ट्रेनिंग दी है हमने कि जो भी कस्टमर्स आए, फॉरेन डिग्निटरीज आए, तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि G20 यहाँ पे हो रहा है, तो उनको अच्छी तरह ग्रीट किया जाए। हाइजीन इंग्लिश के लिए हमारी बेटियाँ आएंगी, वो बोलेंगी, क्योंकि आज क्या है कि चांदनी चौक के अंदर जितने भी दुकानदार हैं मोस्टली वो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश कम बोलते हैं। तो बहुत से दुकानदारों ने क्या कर रखा है, गाइड कर रखे हैं प्रोवाइड, और बहुत से दुकानदारों ने क्या कर रखा है कि अपनी जनरेशन को बुलाया है कि भाई 3 दिन के लिए हमारे पास आओ, बैठो और इंग्लिश में बात करो। दुकान पर मेहमानों की भीड़ हो सकती है, इसी ख्याल से दुकानदारों ने अपने कर्मचारियों को भी अंग्रेजी के मोर्चे पर तैनात कर रखा है। विदेशी मेहमान आएंगे, उन्हें कहेंगे प्लीज कम इनसाइड एंड सिट हियर, फूड टेस्ट कराएंगे उन्हें। कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? टेस्ट द फूड, वही फूड टेस्ट कराएंगे उन्हें। सिर्फ इतनी भर अंग्रेजी से काम नहीं चलने वाला, ये भी चांदनी चौक वालों को अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए घर के उन बच्चों की भी तैनाती है जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं अपने फादर की हेल्प करने यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि जो हमारे बाहर से फॉरेनर्स गेस्ट आ रहे हैं तो मैं उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बिकॉज मेरे पापा इंग्लिश समझ सकते हैं बट वो ट्रांसलेट से बोल नहीं सकते हैं, और जो बाहर से आएंगे वो यूजली हिंदी नहीं समझ पाएंगे। तो मैं बीच में एज अ मीडिया कर आया हूँ कि मैं उनकी बात पापा को समझा सकूँ, अपने फादर की बात उनको समझा सकूँ। कोई कमी न रह जाए, इसके लिए अलग अलग विदेशी भाषाओं के गाइड्स भी बुलाने की तैयारी है। हाँ, हम अपने सब एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सबसे पहले तो कहते हैं ना कि कोई भी वेलकम हिंदुस्तान से अच्छा वेलकम पूरी वर्ल्ड में नहीं है। वी आर वेरी फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने अपने सारे स्टाफ को बोली है कि जब भी कोई अंदर आए उसको नमस्कार करके, जिस तरह से हम करते हैं सबको वेलकम करें। उसके बाद हर आइटम को उसको समझाए, उसके बाद हर आइटम को उसको खिलाए, उसको टेस्ट कराए। अगर वो टेस्ट से खुश होता है तो हम उसको सर्व करें और वो हमारे हर व्यंजन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें। अगले हफ्ते दिल्ली का वीकेंड पूरी तरह अलग होने वाला है, क्योंकि 3 दिनों तक दिल्ली G20 के मेहमानों की मेजबानी में व्यस्त रहेगी। लेकिन G20 के असल रंग चांदनी चौक में देखने को मिल सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि चांदनी चौक के लोगों को भी मेजबानी का मौका मिलता है या नहीं। अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में समझाना कैसे है, इसको लेकर दुविधा चल रही है। बच्चों को बुला रहे हैं, ट्रांसलेशन कैसे करना है।
ये देखिए, ये अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दुकानदारों ने नया तरीका निकाला है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल होगा कि G20 का इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो 8, 9, 10 को सितंबर को क्या क्या रहने वाला है दिल्ली में, क्या खुलेगा क्या नहीं। तो क्या दिल्ली के प्राइवेट स्कूल खुले रहेंगे, सरकारी स्कूल खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? ये देखिए, उसका जवाब हमने लिख दिया। 8, 9, 10 सितंबर को दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, छुट्टी। अगला सवाल क्या है, क्या इन दिनों में दिल्ली के सभी अस्पताल खुले रहेंगे? तो 8, 9, 10 सितंबर को दिल्ली के सभी अस्पताल खुले रहेंगे। तीसरा सवाल आपके मन में ये आया होगा कि दिल्ली के बाजारों का क्या हाल रहेगा? 3 दिन दिल्ली के सभी मार्केट, मॉल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। इसका ये है कि एनडीएमसी क्षेत्र से जुड़े सभी मार्केट, मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, जो एनडीएमसी के एरिया में है। दिल्ली के बाकी इलाकों में बाजार, मॉल, सिनेमा खुले रहेंगे। चौथा सवाल क्या होगा आपके मन में? चौथा सवाल ये होगा कि क्या सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे? हाँ, सभी सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर हैं वहाँ छुट्टी रहेगी, वो बंद रहेंगे, क्योंकि नहीं तो सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि क्या घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट मन में आता है। लोगों के घर से निकलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, आप निकलिए, जैसे मर्जी निकलना है। हाँ, कई बार अगर बेकार में भी मत निकलिए, क्योंकि सड़कों पर रश नहीं करेंगे, विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो ठीक रहेगा, लेकिन पाबंदी कोई नहीं है। एक और ज़रूरी सवाल, क्या दिल्ली में मेट्रो, विमानों और डीटीसी बसों की आवाजाही बंद रहेगी? इसका हमने जवाब दिया है, ट्रेन, विमान, डीटीसी बसें तय वक्त के मुताबिक चलती रहेंगी, कोई तनाव नहीं लेना, सब चलेगा। इमरजेंसी के हालात के लिए क्या इंतज़ाम होंगे? जवाब है, इमरजेंसी के हालात के लिए एम्बुलेंस, निजी गाड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला सवाल, क्या ट्रकों की आवाजाही भी चालू रहेगी? तो जवाब है, जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से भी जाया जा रहा है, लेकिन जो जरूरी सामान का उसको जो है कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। आखिरी सवाल, ट्रेन पकड़ने के लिए कब रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा? तो भाई साहब, थोड़ा जल्दी घर से निकलिएगा, क्योंकि ऐसा कर लेंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे। सिक्योरिटी चेक में आपको देरी ना लगे और आप वक्त से पहले रेलवे स्टेशन तक ना पहुंच जाएं, ठीक है? आप चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शतरंज की दुनिया में उलटफेर का सिलसिला जारी है। पहले प्रज्ञानानंद विश्व चैंपियन बनते बनते रह गए और अब लंबे समय से भारत के नंबर 1 विश्वनाथन आनंद को एक नौजवान ने पीछे छोड़ दिया है। 17 साल की उम्र है, अपने ही देश का है। टेंशन मत लीजिए, ये पूरी खबर देखिए। शह और मात की इस विसात पर अब अगली पीढ़ी ने मजबूती से कदम जमा लिए हैं। प्रज्ञानानंद के बाद अब डी गुकेश का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये वैसा ही है जब क्रिकेट में किसी गावस्कर या तेंदुलकर, या फिर टेनिस में रोजर फेडरर, या बॉक्सिंग में मोहम्मद अली का वर्चस्व कोई तोड़ता है। डी गुकेश के वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी फिडे की ताजा रैंकिंग टेबल में 2758 पॉइंट्स हैं, जबकि विश्वनाथन आनंद के 2754 पॉइंट्स। डी गुकेश की वर्ल्ड रैंकिंग 8 है, जबकि आनंद की 9। रैंकिंग में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन लगातार टॉप पर बने हुए हैं। कार्लसन से वर्ल्ड चैंपियनशिप में भिड़ने वाले प्रज्ञानानंद की वर्ल्ड रैंकिंग 19 है। प्रज्ञानानंद के 2727 पॉइंट हैं। फिडे की विश्व रैंकिंग टेबल में जुलाई 1986 से विश्वनाथन आनंद सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले भारतीय थे। 27 सालों में पहली बार किसी भारतीय ने पॉइंट्स के मामले में आनंद को पछाड़ा है। आनंद को ही गुकेश अपना गुरु और आदर्श मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रज्ञानानंद की तरह डी गुकेश का भी ताल्लुक चेन्नई से है। दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर है और ये दोनों शतरंज में भारत के सुनहरे भविष्य को अपना नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। वैसे भारत के लिए खुशी की बात यह भी है कि दुनिया के टॉप 31 चेस प्लेयर्स में से 6 भारतीय हैं। डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानानंद के अलावा नंबर 27 पर विदित संतोष है। अर्जुन एरिगेसी की रैंकिंग है 29
और 31वें नंबर पर हैं पी हरिकृष्णा। चलिए अब बारी आपके कमेंट्स की। कल हमने आपको अदानी ग्रुप से जुड़ी खबर दिखाई थी, इसी पर कई कमेंट्स आए हैं। लोगों ने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया इस पूरे मसले पर, ये दिखाते हैं आपको। संजीव जैन जी क्या लिखते हैं, सॉ योर रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप, अनेबल टू अंडरस्टैंड one thing that as to why our investigation agencies like ED and CBI have not initiated any inquiry this case when these days they jump into each and every alleged crime in our country। ये संजीव जी कह रहे हैं अडानी ग्रुप की जांच होनी चाहिए करवाने को लेकर। रमेश जी क्या कहते हैं, वॉट एवर द फैक्ट्स मे बी बट ट्रूथ इज देयर, ए फेयर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड एंड द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू टेक एक्शन, फेलिंग विच द पब्लिक में लूज कॉन्फिडेंस। ये अडानी ग्रुप को लेकर थे, लेकिन मैं बता दूं कि आज शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर थोड़ा संभले हैं। कल रिपोर्ट आने के बाद गिरावट आई थी, गोता लगा था, लेकिन आज संभले हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। खबरें कैसी लगी फीडबैक देते रहना। ब्रेक के बाद अखिलेश आनंद के साथ घंटी बजाओ ज़रूर देखिएगा, मगर एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप हर खबर वहां भी देख सकते हैं। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।